करें रुख बिहार का, जहां अमित शाह चुनावी मिशन पर है। एनडीए को जीत का मंत्र दे रहे हैं, एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं और लालू यादव कांग्रेस पर हमलों की बौछार भी वो कर रहे हैं। बिहार में अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है। बिहार में आगे की रणनीति, मंथन और चिंतन, क्योंकि इसी साल चुनाव है बिहार में और ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति और मैदान तैयार करने की कोशिश में है। इसी के तहत जीत का मंत्र देने के लिए अमित शाह वहां पहुंचे हैं। दूसरा दिन है आज। वहां पहुंचकर लालू यादव पर निशाना साधा। कांग्रेस पर उन्होंने हमलों की एक बौछार कर दी। तो लालू के गढ़ में दरअसल रैली करने गए और जंगल राज पर हिसाब मांगा। नीतीश ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि अब इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। लालू तेजस्वी के जंग की भी बात हुई। अब की बार किसका होगा बिहार, हुंकार सब भर रहे हैं, लेकिन तय जनता को करना है। आज अमित शाह लालू के गढ़ गोपालगंज में थे, जहां उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई। लालू राबड़ी सरकार में कामकाज का हिसाब मांगा। शाह नीतीश एक साथ मंच पर थे। नीतीश कुमार ने गृह मंत्री के सामने एक बार फिर दोहराया कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पटना सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है। आगे की रणनीतियों पर चर्चा है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की ये बैठक बिहार चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर स्वाभाविक है इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम हाउस में एनडीए नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है। आपको बता दें, शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशि भूषण, बैठक की शुरुआत हो गई? बिल्कुल शुरुआत हो गई अर्पिता। देखिए, अमित शाह का जब दौरा डिक्लेयर हुआ था उसी वक्त ये बैठक तय कर लिया गया था और सबकी नज़रें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पे ये बैठक हो रही है, सरकारी आवास पे, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अमित शाह मौजूद हैं, साथ ही साथ जो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो अंदर गए हैं बैठक के लिए। और जो दूसरे नेता हैं, जीतन राम मांझी, इसके अलावे बिहार सरकार में दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो भी मौजूद हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो भी गए हैं। और एक हलचल भी हुई है इस वक्त। तो अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं अर्पिता। थोड़ी हलचल हुई है, जो सिक्योरिटी है उसमें। बैठक थोड़ी देर पहले शुरू हो गई थी, तो अभी की क्या स्थिति है थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे हम आगे की तरफ। देखिए, जो इस वक्त बैठक से निकलने लगे हैं नेता, और यही वजह है कि ये हलचल हुई है इस वक्त। और देखिए, कैमरे के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये बैठक चली है। बहुत लंबी बैठक नहीं थी, यानी जो मुलाकात का एक दौर, एक जो संकल्प अमित शाह ने दिखाने की कोशिश की थी, कल मैसेज दिया था बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को और आज खुले मन से कि हमें मिल करके एनडीए की जीत सुनिश्चित करनी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो 2 नंबर गेट से निकल रहे हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री आवास के 1 नंबर गेट से एंट्री होती है, 2 नंबर से एग्जिट होता है। और तमाम नेताओं का निकलना इस बात का मैसेज है कि अंदर चर्चा हुई है तमाम नेताओं के बीच। और जो एनडीए की रणनीति है, वो रणनीति चुनाव को लेकर के अमित शाह ने जो एक ब्लूप्रिंट दिया होगा मैसेज के तौर पे, उस पर चर्चा हुई होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है वो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही नेताओं की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी हम दिखाएंगे। लेकिन 2 नंबर गेट से मीडिया की मौजूदगी 1 नंबर गेट पे है, जहां इस वक्त हम हैं, जहां से कैमरे के जरिए हम दिखा रहे हैं। और 2 नंबर गेट पे जो एग्जिट पॉइंट है, वहां से नेता निकलने शुरू हो गए हैं। और अमित शाह समेत तमाम नेताओं की अब देखिए रवानगी। वहां से जो गाड़ियों का काफिला हमने देखा है, कौन कौन नेता निकले हैं इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हलचल यहाँ बढ़ी है अर्पिता। और जो चुनावी साल उसके नजरिए से देखा जाए तो आज की ये मुलाकात, आज की ये बैठक बेहद खास, और जिसमें नीतीश कुमार के आवास पर तमाम नेताओं ने मिल बैठ करके एनडीए की चुनावी रणनीति को लेकर के चर्चा की है अर्पिता। ठीक है, आप रहिएगा जरा साथ। लेकिन अमित शाह जब पहुंचे हैं तो किस तरह विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मैं 24-25 के बजट की ही बात करूं, 26,000 करोड़ की रोड की परियोजनाएं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे,
बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर पुल, 21,000 करोड़ से पीरपेती में 2400 मेगावाट का नया संयंत्र और 11,500 करोड़ से कोसी, मैची, लिंग बाढ़ नियंत्रण सिंचाई की परियोजना। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है, राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं, अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया, लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि, भले यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही हो, भले यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी आगे और सरकार का समय चाह रहे हैं अमित शाह, और ये कह रहे हैं अगले 5 साल और जिताइए तो बाढ़ से राहत दे देंगे। अभी तक क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल भी जनता पूछेगी। जनता ये भी पूछेगी कि आज जब आप मंच से बोल रहे थे तो आप सिर्फ बिहार में नीतीश, यहाँ लालू यादव क्या नहीं कर पाए वही बताए, लेकिन नीतीश कुमार, उनकी सरकार ने क्या किया वो उपलब्धियां गिना नहीं पाए। नहीं, देखिए, अमित शाह ने उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। पिछले 2 दशक में एनडीए के तौर पे जो काम हुआ है बिहार के अंदर, उसकी चर्चा उन्होंने की है। हाँ, ये अलग बात है अर्पिता कि आगे क्या करना चाहते हैं 2025 में जीत के बाद, इसका विजन दिया है उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात अर्पिता कि बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की त्रासदी एक बड़ी समस्या रही है बिहार के लिए, ये सबको मालूम है। और कल अमित शाह जब बंद कमरे में पार्टी के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों, पदाधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक कर रहे थे, तो इस दौरान ही उन्होंने मैसेज दिया कि बिहार में अगले 5 साल में हम बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की त्रासदी, या जो नियति बन चुकी है बिहार के लिए बाढ़, उसको कैसे हम खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए कवायद कर रहे हैं और हमारा पूरा लक्ष्य है कि 5 साल के बाद अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिहार के लिए हम कम से कम बाढ़ मुक्त बिहार का जो हमारा वादा है उसको हम पूरा करेंगे। पहली बात, अमित शाह ने एक जो बड़ी बात कही कल की बैठक में, या आज भी उन्होंने जो बातें कही हैं खुले मन से, उसमें उन्होंने बार बार कहा कि हम एनडीए की जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, एनडीए की प्रचंड जीत चाहते हैं। कल भी उन्होंने बीजेपी के नेताओं से यही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी दल का कोई उम्मीदवार मैदान में होता है तो आप उसे बीजेपी का उम्मीदवार माने और उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें। आपसी मतभेदों को भुला करके हमको काम करना होगा, मिल करके लड़ाई लड़नी होगी।
लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, लालू राबड़ी शासनकाल, जंगल राज की चर्चा, अगर इन बातों की चर्चा करते हैं अर्पिता, तो यहाँ ये भूलने वाली बात नहीं है कि बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, जो लालू यादव के विरोधी हैं, महागठबंधन के विरोधी खेमे के तौर पे, एनडीए हो, बीजेपी हो, ये तमाम नेता उस दौर की याद दिलाते ही दिलाते हैं। और ठीक है, आज बहुत खास ये भी रहा कि गोपालगंज से अमित शाह ने किक ऑफ किया है। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है और वहां जो उन्होंने जनसभा करी, उसका एक खास मकसद भी था। आप कह रहे हैं याद दिलाने के बाद, तो नीतीश कुमार भी बार बार ये याद दिला रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। वहीं चिराग पासवान ने भी एनडीए को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि गठबंधन एकजुट है और जीत तय है। जहां एक तरफ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, सबका साथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके से महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 घटक दल आपस में एक दूसरे के सामने ही दिख रहे हैं, ना वो लोग चेहरा तय कर पा रहे हैं, ना वो लोग गठबंधन का स्वरूप तय कर पा रहे हैं। राजद कांग्रेस में जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, ये दर्शाता है कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष और दूसरी तरफ मजबूत एनडीए, एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, ये विपक्ष के लिए ये मुद्दा है, हम लोग लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी का नाम, उनका चेहरा, एनडीए का चेहरा बिहार में कौन होगा, ये हम लोग लिए चर्चा का विषय रहा ही नहीं है। समय समय पर गठबंधन ने इन बातों को स्पष्ट तौर से सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि आज संभवतः मुलाकात में चर्चाएं और विषयों पर होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा में 27 मार्च को हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्म है। आज केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार हिंसा प्रभावित इलाके में जाना चाहते थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें 10 किलोमीटर पहले रोक दिया। भारी संख्या में बीजेपी समर्थकों के साथ सुकांता मजूमदार मालदा पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर सुकांता मजूमदार ने नाराजगी जाहिर की। वहां कुछ देर विरोध प्रदर्शन के बाद सुकांता मजूमदार अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए। आपको बता दें कि बीजेपी मालदा हिंसा के लिए है लगातार टीएमसी सरकार पर हमलावर है। हिंसा मामले में अब तक 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 61 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी का आरोप है कि ममता की पुलिस हिंदू युवकों को ही गिरफ्तार कर रही है। सुकांतो मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेड तोड़ दिया है और दूसरे बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, मोथाबाड़ी जाने के रास्ते में पुलिस ने 2 बैरिकेड लगाए थे। पहले बैरिकेड को जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने तोड़ दिया है और ये दूसरा बैरिकेड है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता फिलहाल ऊपर चढ़ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है ताकि सुकांतो मजूमदार और बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे जाने से रोका जा सके। यहां पर आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर पुलिस के भारी जवान यहां पर मौजूद हैं। लगातार बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, 1 बैरिकेडिंग, 2 बैरिकेडिंग और तीसरी बैरिकेडिंग भी है। और इसी तरफ मोथाबाड़ी है जहां पर जो सांप्रदायिक तनाव हुआ था 2 दिन पहले, और वहीं पर जाने की कोशिश में सुकांतो मजूमदार इस वक्त यहां आए हुए हैं और इस बैरिकेडिंग के पीछे बीजेपी कार्यकर्ता और सुकांतो मजूमदार फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक मालदा। वहीं सुकांता मजूमदार से हमारे सहयोगी अनुपम ने खास बातचीत की। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सुकांतो मजूमदार जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मोथाबाड़ी जाने से रोका गया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सुकांतो का देखिए, आप देख रहे हैं पुलिस किस तरीके से हमें रोक रही है। पुलिस को हमने बताया कि मैं अकेला जाऊंगा, 144 ब्रेक नहीं होगा अकेला जाने से। पुलिस अलाउ नहीं कर रही है। कैसे बैरिकेड बनाया है, एक भी पुलिस ऑफिसर का नेम प्लेट नहीं है, डेजिग्नेशन नहीं है, कौन कौन सा पुलिस ऑफिसर है।
पुलिस है या तृणमूल के कैडर है, रैब है या तृणमूल के कैडर है, कोई डेजिग्नेशन कुछ भी लिखा नहीं। उल्टा हाई कोर्ट का स्टैंडिंग वर्डिक्ट घुराने के बावजूद सिविक वॉलंटियर जिनका नाम है, जिनका काम सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्डिक्ट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट, सिविक वॉलंटियर हेलमेट पहन के हाथ में लाठी लेके खड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो आपको भी वीडियो मिल जाएगा। जब कोई कारण नहीं बोल पा रहे, कोई अफसर नहीं है तो कौन क्या अफसर है किसी को पता नहीं। आपको पता है, आप बताइए कौन अफसर है? किसी का नाम नहीं लिखा है, नेम प्लेट सारा हटा के रखा है। ऐसे नहीं चलेगा। ये तृणमूल कांग्रेस के दलाल बन गई है पुलिस, टीएमसी का दलाल बन गया, टीएमसी का कैडर बन गए है पुलिस। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठन भी अब एक मंच पर आ गया है। जंतर मंतर की महापंचायत में जुटे हिंदू संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और यहां पर आप देखिए किस तरह से भारी तादाद में हिंदू संगठन एक साथ जुटे जंतर मंतर पर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ और भारत सरकार द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसके समर्थन में हिंदू संगठनों ने जंतर मंतर पर यहाँ पर एक महापंचायत लेके आए हैं। महापंचायत हो रही है जहां पर आप देखिए भू माफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो, इस तरीके के यहाँ पर पंफलेट लेके लोग पहुंचे हुए हैं और ये महापंचायत जारी है जहां पर तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, नेता न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों से पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया है वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। तमाम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, अलग अलग हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं और ये महापंचायत आयोजित की गई है। आप ये अगर देखेंगे तो काफी संख्या में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से लगातार जो यहाँ पर अलग अलग संगठन के नेतागण हैं वो लोगों को अपनी बातें रख रहे हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो संशोधन सरकार के द्वारा लाया गया है वो जल्द से जल्द लागू हो। और अब बड़ी खबर, बतौर प्रधानमंत्री आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। पीएम ने संघ के संस्थापक हेडगेवार और दूसरे सर संघचालक को श्रद्धांजलि दी, फिर दीक्षा भूमि अम्बेडकर को नमन किया। प्रधानमंत्री ने माधव नेत्रालय की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखते हुए संघ के कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संघ अब वट वृक्ष बन गया है जो भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय चेतना को ऊर्जावान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा साधना हर संघ स्वयं सेवक को निरंतर रखती है, कभी रुकने नहीं देती, थकने नहीं देती। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित सबसे बड़ा होता है। विकसित भारत के लिए जरूरी है हम उन बेड़ियों को तोड़ें जिनमें देश उलझा हुआ है। गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अब भारतवासी बाहर निकल रहे हैं। हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलंति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें
लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। सीधा आपको ले चलते, इस वक्त प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं और दूर दूर से यहां आए मेरे भाई और बहनों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को इसकी बधाई देता हूं। साथियों, नवरात्र का ये पर्व राम नवमी के उत्सव के साथ संपन्न होगा और छत्तीसगढ़ की तो यहां की राम भक्ति भी अद्भुत है। हमारा जो रामनामी समाज है उसने तो पूरा शरीर राम नाम के लिए समर्पित किया है। मैं प्रभु राम के ननिहाल वालों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है। यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन
नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को 3 लाख परिवार साथियों एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। त्रिस्तरीय चुनाव और उसमें भी आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। EY की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के बेहतर अमीर लोगों में से हर 5वां दौलतमंद शख्स विदेश में बसने की योजना बना रहा है। भारत के सुपर रिच अब देश छोड़कर विदेश जाने की सोच रहे हैं। कोटक प्राइवेट और EY के सर्वे में दावा किया गया है कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडियंस यानी जिनके पास बहुत सारी दौलत है वो भारत से बाहर बसना चाहते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 22% से ज्यादा UHNI विदेश में बसना चाहते हैं। इनके मुताबिक इसकी वजह बेहतर जिंदगी, अच्छी सुविधाएं और आसान बिजनेस माहौल है। ये लोग अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UAE जैसे देशों में बसना पसंद करते हैं और हर साल करीब 25 लाख भारतीय दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। ये सर्वे 150 UHNI पर किया गया है। इस सर्वे में शामिल हर 5 में से एक व्यक्ति या तो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है या प्लान बना रहा है। ज्यादातर लोग अपने चुने हुए देश में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी भारतीय नागरिकता भी बरकरार रखना चाहते हैं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 66% से ज्यादा का कहना है कि बिजनेस आसान करना मुख्य वजह है। वहीं बच्चों की बेहतर पढ़ाई और हेल्थ लाइफस्टाइल में सुधार की चाहत भी विदेश जाने की वजह है। सर्वे में ये भी सामने आया कि प्रोफेशनल्स यानी नौकरी करने वाले लोग बिजनेसमैन या पुरानी दौलत वालों के मुकाबले ज्यादा विदेश जाना चाहते हैं। उम्र की बात करें तो 36 से 40 साल और 61 साल से ज्यादा उम्र के लोग विदेश जाने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसे पैसे की बर्बादी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक साल में केवल $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए ही बाहर ले जा सकता है। वहीं विदेश में रहने वाला भारतीय देश में $10 लाख तक भेज सकता है। यानी कुल मिलाकर इससे देश से पैसा बाहर नहीं जाता बल्कि वापस आता है। सर्वे के मुताबिक भारत में अमीरों की संख्या और उनकी दौलत अगले कुछ सालों में तेजी से बढ़ेगी। इसके पीछे बढ़ती युवा आबादी और मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन सुपर रिच लोगों के खर्चे भी बदल रहे हैं, खासकर कोरोना के बाद।
81% ने हेल्थ पर खर्च बढ़ाया है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 2.83 लाख सुपर रिच भारतीय थे और इनकी कुल दौलत 2.83 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2028 तक बढ़कर 3.59 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे और देश में कुल 4.3 लाख UHNI होंगे। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ने के साथ ही इनके विदेश जाने के ट्रेंड में आने वाले बदलाव को देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। भारत में घरेलू टूरिज्म में कोरोना के बाद से जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 23 में देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 250 करोड़ के पार निकल गई। कोविड-19 के बाद से देश का टूरिज्म सेक्टर सैलानियों का भारी भरकम हुजूम देख रहा है। 2023 तक देश और दुनिया से कोरोना का नामो निशान मिटने के बाद देश में घूमने फिरने का शौक कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ा है। कोविड-19 के तुरंत बाद जहां रिवेंज टूरिज्म जैसे ट्रेंड को इस बढ़ते पर्यटन का जिम्मेदार माना जा रहा था, वहीं अब तो घूमने फिरने का चलन एक सामान्य सी बात हो गई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2023 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2022 के मुकाबले 44% बढ़कर 250 करोड़ हो गई है। 2022 में ये आंकड़ा 173.10 करोड़ था। इस दौरान सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु घूमने गए। इस आंकड़े से साफ पता चल रहा है कि लोग अपने देश को कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर राज्यों की बात करें तो 2023 में सबसे ज्यादा 47.85 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए गए थे। इसके बाद 28.60 करोड़ लोग तमिलनाडु की यात्रा पर गए थे। इनके बाद 3 स्थानों पर मौजूद राज्यों का ट्रेंड बता रहा है कि पर्यटक देश के हर कोने में घूमने का मौका भुनाने में पीछे नहीं रहते। यही वजह है कि जहां तीसरे नंबर पर 28.41 करोड़ पर्यटकों के साथ कर्नाटक है, वहीं चौथे स्थान पर मौजूद आंध्र प्रदेश में 25.47 करोड़ लोग घूमने पहुंचे थे। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां 2023 में 17.90 करोड़ सैलानी आए थे। छठे स्थान पर 17.80 करोड़ पर्यटकों के साथ गुजरात मौजूद है और 7वीं पोजीशन पर 16.13 करोड़ सैलानियों के साथ महाराष्ट्र है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पर्यटकों की संख्या के मामले में उत्तराखंड सबसे आगे रहा, जहां 2023 में 5.81 करोड़ सैलानी आए। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 2.06 करोड़ और हिमाचल प्रदेश में 1.59 करोड़ पर्यटक आए। वहीं दिल्ली में भी 3.94 करोड़ पर्यटक आए थे। पर्यटकों की संख्या की जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि लोग अब अपने देश की खूबसूरती को ज्यादा देख रहे हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार की 2020 में शुरू हुई देखो अपना देश पहल है। इसके तहत वेबिनार, सेमिनार, रोड शो और सोशल मीडिया से देश के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन से देश में रोजगार के नए मौके बढ़ने के साथ ही देश की इकोनॉमी को भी काफी फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पहल से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है और होटल, रेस्टोरेंट जैसी सेवाएं मजबूत हो रही हैं। इससे मजबूत पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग अब विदेशों में जाने की जगह अपने देश में घूमना पसंद कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में इस ट्रेंड के तेजी से बढ़ने का अनुमान है। आज तक ब्यूरो।